राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो देखिए, हम जो तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं पशु परिचर के पेपर बी की, जिसमें हम लगभग 5 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको एआई बुलाते हैं। सेकंड टॉपिक था हमारा बधियाकरण, कास्ट्रेशन। थर्ड टॉपिक था हमारा सिंह रोदन और फोर्थ टॉपिक था हमारा संकर प्रजनन। उसी श्रेणी में अब 5वां टॉपिक है हमारा भ्रूण प्रत्यारोपण, कि एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, उसकी क्या तकनीकें हैं, क्या विधियां हैं। ठीक है जी। तो मैं एक बात सोच रहा था कि ये सारे ऐसे टॉपिक्स से अब तक के कि जिसमें कहीं ना कहीं प्रजनन, सेक्सुअल बातें या कुछ भी समझ लीजिए वैसी चीज़ें थी। लेकिन ये ऐसे चैप्टर्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको परिपक्व टीचर, जिसको 10-10, 12-12 साल का एक्सपीरियंस है, वो बंद क्लास में भी पढ़ाने में कतराते हैं। पढ़ाते भी हैं तो नॉर्मली फैक्ट टू फैक्ट बताएंगे और चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन मैं अभी नया नया था और आते ही सबसे पहले यही टॉपिक पढ़ा है। लेकिन उसके पीछे एक रीज़न है कि हमारे पेपर बी में 22 लगभग हम चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें से हम 5वां चल रहा है। ठीक है। इन 5 में से लगभग 15+ क्वेश्चन आपको 101% पेपर में देखने को मिलेंगे और उनके जवाब भी आपको इन्हीं वीडियोज़ में मिल जाएंगे, मेरी रिसर्च में मिल जाएंगे, मेरे लेक्चर्स में मिल जाएंगे। इसकी मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उन सब चीज़ों को आपको देने की, आपके सामने पेश करने की कोशिश की है, विद प्रैक्टिकल, विद फैक्ट, विद ट्रिक्स। क्लियर। इसीलिए मैं बताइए क्यों ना पढ़ूँ और क्यों ना आपको पढ़ाऊँ, इसलिए। लेकिन फिर भी ये सारे ऐसी टॉपिक्स का लास्ट दौर है, ये आज ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे मुर्गी पालन हो गया। मुर्गी पालन में देखेंगे कि ऐसी कौन सी मुर्गियों की ब्रीड हैं, नस्ल हैं जिनको अंडे के लिए पाला जाता है, या ऐसी कौन सी ब्रीड हैं, नस्ल हैं जिनको मांस के लिए पाला जाता है, या ऐसी कौन सी ब्रीड हैं जो दोनों प्राप्त कर सकते हैं, अंडे भी मीट भी। उनका पोषण किस प्रकार से किया जाता है, कि उसके अलावा उनको वातावरण कैसा दिया जाए, कैसे इंजेक्शन दिए जाएं, क्या दिया जाए, वो सारी चीज़ें हम आगे से पढ़ेंगे। लेकिन ये प्रजनन ये सारी चीज़, ब्रीड वगैरह, आज हमारा लास्ट है, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि भ्रूण प्रत्यारोपण, यानी कि किसी और मादा पशु में वो भ्रूण बन रहा होगा, उसको हम दूसरी मादा में ट्रांसफ़र करेंगे, प्रत्यारोपित करेंगे। ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, मान लीजिए कोई मेरी मादा है, ठीक है, और इसमें कमियां, एक तो शायद हो सकता है कि जो उसका अंडा है, अंडाणु जिसको बोलते हैं, ओवम जिसको बोलते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का ना हो, यानी कि वो इस लायक ना हो कि उसमें स्पर्म मिल भी जाए तो उसके साथ फर्टिलाइज कर सके। या दूसरी कमी क्या हो सकती है कि उस मादा का जो गर्भाशय है, यूटेरस है, वो इतना परिपक्व ना हो कि वो उनके लिए इतना एटमॉस्फेयर दे सके, वातावरण दे सके कि वो अंडाणु जाकर के शुक्राणु के साथ मिल सके। ठीक है। तो ऐसी मादाएं जिनमें या तो उनका अंडाणु पूरी तरह परिपक्व ना होता हो, अंडाणु की क्वालिटी अच्छी ना हो, या फिर उनका गर्भाशय पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो कि वो गर्भित हो सके, प्रेग्नेंट हो सके। क्लियर। तो ऐसी मादाओं के लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरी मादा लेंगे, यानी कि इसमें 2 मादा यूज होंगी। एक तो ये मादा हो गई, दूसरी एक मादा लेंगे जिसको हम कहेंगे दाता मादा। दाता से नाम से ही तय कि देने वाली, दाता मादा। और जो मादा हमारी डिफेक्टेड है, जिसमें हम बच्चे का ट्रांसप्लांट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, उसको हम कहेंगे गिरहाई मादा। कौन सी मादा? गिरहाई मादा। क्लियर। तो हमारी 2 प्रकार की मादा हो गए, गिरहाई मादा, दाता मादा। इस दाता मादा में सारा कुछ होगा, कब तक? जब तक कि बच्चा 7 से 8 दिन का ना हो जाए। उसके बाद इस बच्चे को लेंगे, इसमें ट्रांसप्लांट कर देंगे। यही है हमारा भ्रूण प्रत्यारोपण। क्यों जरूरत पड़ी कि कई मादाएं, चाहे जैसे मनुष्य की देख लो आप, मनुष्य में 2 डिफेक्ट होंगे। अगर पुरुष में, नर में कोई डिफेक्ट है, यानी कि उसके या तो शुक्राणुओं का काउंट कम है, यानी कम शुक्राणु बनते हैं, या फिर मादा में जो उसका अंडाणु है, ओवम है, वो उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, वो इतना परिपक्व ना हो। सेकंड, अगर हम
जैसे मान लीजिए फिर से वापस नर की बात करते हैं, तो उनकी मोबिलिटी, उनकी जो गति है वो कम हो। मान लीजिए इंटरकोर्स हुआ, जो हमारे शुक्राणु हैं वो मादा के योनि में छोड़ दिए गए, लेकिन उनमें मोबिलिटी नहीं है, गतिशील नहीं है, ताकि वो जा करके और अंडाणु से मिल सकें, निषेचित हो सकें, फर्टिलाइज हो सकें। तो ऐसी सिचुएशन को दूर करने के लिए हमारे जो मनुष्य में जो तकनीक अपनाई जाती है वो आईवीएफ में क्या करेंगे कि मान लीजिए दो नर हैं, एक नर है एक मादा है, जिसमें से दोनों का, नर का शुक्राणु काफ़ी अच्छे हैं, उसका अंडाणु भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन महिला का जो गर्भाशय है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है कि वो फर्टिलाइज हो सके, यानी कि वो गर्भित नहीं हो रही है, बार बार हीट में आ रही है, या बार बार मिसकैरेज हो रहा है, भ्रूण का त्याग कर रही है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उस स्वस्थ नर के शुक्राणुओं को कलेक्ट करेंगे, संग्रहित करेंगे, और उस महिला का अंडोत्सर्ग जो हमारे अंडा है उसको ग्रहण करेंगे, और उनको आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से लैब में मिलाया जाएगा, फर्टिलाइज किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा, और जब वो भ्रूण बन जाएगा लगभग 8 से 16 कोशिकाओं का, तो उस भ्रूण को हम डायरेक्ट मादा के गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर देंगे, और ट्रांसफ़र होने के बाद वो नॉर्मल जो प्रोसेस होती है कि 9 महीने बाद बच्चा परिपक्व होगा और बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। क्लियर। दूसरी सिचुएशन, मान लीजिए कि पुरुष के मादा का सब कुछ ठीक है, मादा का अंडाणु भी ठीक है, मादा का गर्भाशय भी ठीक है, लेकिन उनका जो साथी नर है, मेल है, उसके शुक्राणु में कोई कमी है, या तो शुक्राणु पूरी तरह डेवलप नहीं है, या शुक्राणु का काउंट कम है, या फिर शुक्राणुओं में मोबिलिटी नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, उस मादा के अंडाणु को हम कलेक्ट करेंगे, और किसी दूसरे स्वस्थ नर से हम उसके स्पर्म शुक्राणु कलेक्ट करेंगे, तब उन दोनों को आपस में लैब में मिलाया जाएगा, फर्टिलाइज किया जाएगा, और जब वो भ्रूण बन जाएगा तो उसको ट्रांसफर कर देंगे उस मादा में। क्लियर। ये दो सिचुएशन समझ में आ गई होंगी। तीसरी सिचुएशन, मान लीजिए कि मादा का अंडाणु ठीक है, अंडा ठीक है, नर का शुक्राणु ठीक है, लेकिन उस मादा का जो गर्भाशय है वो इस स्थिति में नहीं है, इतना परिपक्व नहीं है कि बच्चे के वजन को 9 महीने तक झेल सके, उसको पाल सके। तो ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली उन दोनों नर व मादा में इंटरकोर्स कराया जाएगा, जैसे नॉर्मली नेचुरली होता है। उसके बाद जब शुक्राणु का ट्रांसफर हो जाएगा तो बच्चे का निर्माण अंदर हो जाएगा, वो लेडीज जो भी है फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। प्रेग्नेंट होने के 8 से 10 दिन बाद उसके भ्रूण को कलेक्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसका गर्भ जो है, उसका गर्भाशय जो है वो उस बच्चे को पाल नहीं पाएगा, इतना उसमें कैपेसिटी नहीं है कि 9 महीने तक झेल सके। तो उसको हम कलेक्ट करेंगे, संग्रहित करेंगे, किसको? भ्रूण को। उस भ्रूण के लिए अब एक ऐसी मादा ढूंढेंगे जो कि परिपक्व हो, चाहे वो पैसे से या फिर वैसे ही पुण्य से, उस गर्भ को अपने 9 महीने तक अपनी कोख में पाल सके। उसे कहते हैं हम किराए की कोख या सैरोगेसी, या और उस मदर को कहेंगे सैरोगेट मदर। क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को कहते हैं सैरोगेसी। ठीक है जी। अभी प्रोसेस इंडिया में अभी लीगल हुई है। इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए दोनों के दोनों परिपक्व हैं हर तरह से, लेकिन उसका गर्भाशय सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो नेचुरली इंटरकोर्स कराया उस नर व मादा में, जो भी कपल थे उनमें। जब 8 से 10 दिन का वो गर्भ हो गया, जब से वो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी उससे पहले हम उस भ्रूण को कलेक्ट करेंगे, और तीसरी जो दूसरी मादा है जो पूरी तरह से डेवलप है उसमें हम ट्रांसप्लांट कर देंगे, और उसमें 9 महीने तक उस बच्चे को अच्छे से पालेंगे, पोसेंगे, नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन वो बच्चा रहेगा किनका? उन दोनों कपल्स का जिनका अंडाणु और शुक्राणु यूज हुआ था, वो बच्चा उनको दे दिया जाएगा। उस मदर को क्या कहेंगे? सैरोगेट मदर। क्लियर। तो ऐसी ही सिचुएशन, ऐसी ही कंडीशन जो जानवरों में होती है, तो उसके लिए क्या क्या तकनीकें हैं, टेक्निक्स हैं, उनका हम देखें। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो भ्रूण ट्रांसफर की जरूरत तब पड़ती है जब मादा में कोई कमी हो कि उसका गर्भाशय या तो अंडाणु और शुक्राणु को मिलने नहीं दे रहा हो, या उसका जो गर्भ है, जो अंडाणु है, उसकी क्वालिटी कमजोर हो, कि वो इतना परिपक्व न हो कि शुक्राणु के साथ मिल करके निषेचित होकर के बच्चे का निर्माण कर सके, प्रेग्नेंट कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में हम करते हैं भ्रूण प्रत्यारोपण, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, एम्ब्रियो ट्रांसफर। उसकी कितनी प्रोसेस हैं, क्या क्या तकनीकें हैं, किन किन हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको सिचुएशन समझ में आ गई होगी, कब करते हैं, कैसे करते हैं। क्लियर। एक बार नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी। तो इतना तो आप मोटा मोटा समझ ही गए होंगे कि भ्रूण ट्रांसफर में या भ्रूण प्रत्यारोपण में हम क्या पढ़ने वाला है। तो क्लियर सी बात है यार, इतना तो आप भी जानते हैं हम भ्रूण का ट्रांसफर कर रहे हैं। कोई चीनी या आटे का डिब्बा तो बदल नहीं रहे कि सीधा उठाया दूसरे में डाल दिया और हो गया ट्रांसफ़र, नहीं। लेकिन इसमें अब क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या विधियां हैं, कैसे हम उसको करेंगे, उस सब के मैंने 6 स्टेप्स बनाए हैं। जिसमें से पहला है सुपर ओव्यूलेशन। क्लियर? सुपर ओव्यूलेशन से क्या मतलब है आपका? सुपर ओव्यूलेशन से मतलब है कि जो हमारी दाता मादा है उसके अंडाणु को बाहर निकालना। बाहर मतलब बिल्कुल बाहर नहीं, उसके ओवेरी से बाहर निकाल करके और गर्भाशय तक लाना, ताकि हम अच्छे से उसको प्रजनन कर सकें, उसका ब्रीडिंग कर सकें। क्लियर? तो इस सुपर ओव्यूलेशन में क्या होगा, हम सबसे पहले दाता मादा को एक FSH नाम का एक हार्मोन होता है, उसको इंजेक्शन लगाएंगे। उसको फिर सुपर ओव्यूलेट होगा उस मादा का कब करेंगे, जब उस मादा की जो स्ट्रेस है, उसका मध्यकाल है, उसके 10 से 12 दिन पूरे हो जाएंगे। 10 से 12 दिन क्यों? ताकि उस गाय का या उस भैंस का जो अंडाणु है, अंडा है, एग है, ओवम है, वो पूरी तरह डेवलप हो सके, पूरा का पूरा बन सके। उसी के बाद तो उसमें स्पर्म जाएगा, उसमें स्पर्म जाके कनेक्ट होगा, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। जब 10 से 12 दिन उसके मध्यकाल के पूर्ण हो जाएं और उसका ओवम अंडाणु पूरी तरह डेवलप हो जाए, तब हम उसको सुपर ओव्यूलेट करेंगे। सुपर ओव्यूलेट कर दिया, उसके बाद दोनों को हम सेम टाइम पे स्ट्रेस में लाएंगे। यानी कि भाई हमारी जो ग्राही मादा है, दाता मादा है, वो सेम टाइम पे हीट में आनी चाहिए, मध्यकाल में आनी चाहिए, तभी तो जो बच्चा हमारा दाता मादा में बनेगा उसको हम उसमें ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो सेकंड स्टेप है हमारा स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन। इसमें क्या करेंगे, दोनों की दोनों मादाओं को सेम टाइम पे हम हीट में लाने के लिए एक हार्मोन का फिर इंजेक्शन लगाएंगे। जब दोनों मादाएं सेम टाइम पे हीट में आ जाएंगी, उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा ट्रांसप्लांट जब होगा भ्रूण का, तो उसको ग्रहण करने लायक उसका शरीर बन जाएगा। कहीं ऐसा हो कि हमने दाता मादा में पूरी सारी प्रैक्टिस कर ली, हमने उसको सुपर ओव्यूलेट कर लिया, उसको मध्यकाल में आने के बाद उसको प्रजनन कर दिया, AI करा करके ब्रीड करा दिया, क्लियर, बच्चा भी बन गया, और 7-8 दिन बाद उस बच्चे को लेके उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों मादाएं हमारी मध्यकाल में आनी चाहिए। जैसे कि हमारे मनुष्य में होता है, कई मादाएं ऐसी होती हैं, या फिर कई पुरुष ऐसे होते हैं जिनमें स्पर्म काउंट कम होता है, उनके शुक्राणुओं की क्वालिटी इतनी नहीं होती कि वो मादा में चले भी जाएँ तब भी उसको प्रेग्नेंट नहीं कर पाते, उसको गर्भित नहीं कर पाते। कई बार मादा के अंडाणु में कमी होती है, उसका जो ओवेरी से अंडाणु बन रहा है उसकी वो क्वालिटी नहीं होती कि वो स्पर्म के साथ निषेचन कर सके, फर्टिलाइजेशन कर सके और भ्रूण का निर्माण कर सके। तो इनके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी तकनीकें बनाई हैं। फॉर एग्जांपल IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसमें क्या होगा कि एक अच्छी, अगर शुक्राणु में कमी है तो एक अच्छे नर से जिसके शुक्राणु का काउंट अच्छा हो, स्पर्म काउंट अच्छा हो और उनकी गति यानी मूवमेंट अच्छी हो, ऐसे मनुष्य नर से, ऐसे मेल से हम स्पर्म को कलेक्ट करेंगे और उसका हम फर्टिलाइज एक प्रणाली में उस मादा के साथ करेंगे जिससे हमें कराना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 नर और मादा है, नरेश और उसकी कोई भी मान लीजिए बीपी है, तो उसमें उसका अंडाणु लेंगे और एक किसी दूसरे मेल का जिसके स्पर्म काउंट अच्छा हो, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो, उनकी मूवमेंट अच्छी हो, मोबिटाइल हो, उससे लेंगे और उनको बाहर ही निषेचन कराकर, फर्टिलाइजेशन करा करके जब वो 8 से 10 दिन में कंप्लीट अच्छे से हो जाएंगे तो उसको हम ट्रांसप्लांट मादा में कर देंगे और वो जा करके गर्भाशय में अपना प्रत्यारोपित हो जाएगा, ट्रांसप्लांट हो जाएगा और उस बच्चे की जैसे जैसे गतिविधि होगी बच्चा 9 महीने में तैयार हो जाएगा। क्लियर? उसके अलावा दूसरी सिचुएशन, कई बार मादा का जो गर्भाशय है वो इस जो फीटस है वो इस काबिल नहीं होता कि इतना स्ट्रेंथ नहीं होती, उसमें इतनी पावर नहीं होती कि वो बच्चे को 9 महीने तक झेल सके, प्रत्यारोपित कर सके। तो उसमें क्या करेंगे, बाकी उसके जो ओवम है, अंडाणु है, वो अच्छी क्वालिटी के, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो उसका पति है, नर है, मेल है, उसके स्पर्म अच्छे हैं। तो क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, हम उस मादा का ओवम लेंगे, अंडाणु लेंगे और उस पुरुष का
जो हमारे कपल हैं उन दोनों का हमने जो भी हमारे जनन युग्मक हैं वो ले लिए, उससे स्पर्म ले लिए, उससे ओवम ले लिया, उनका बाहर से वही आईवीएफ में हम उनका निषेचन कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे, और जब वो बच्चे का निर्माण हो जाएगा, भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, उसे किसी दूसरी मादा में हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसको कहते हैं हम क्रायोकोक, आपने सुना होगा, ठीक है। तो उसमें ट्रांसफ़र करने के बाद बच्चा 9 महीने तक उसके पेट में पलेगा, उसके पेट में उसकी रक्षा होगी, उसी के पेट में वो डेवलप होगा। उसको जब पूरा जब 9 महीने का हो जाएगा तो उसका नेचुरल बर्थ हो जाएगा, लेकिन उसमें स्पर्म भी उसका पल के, ओवम भी उसका पल का, बच्चा भी उसका पल का, लेकिन कोक जो फीटस है वो किसी दूसरी महिला का है। तो ऐसा प्रोसेस में होता है। वही है हमारा भ्रूण प्रत्यारोपण टेक्निक, जिसमें हम क्या करेंगे, किसी दूसरी मादा को हम प्रेग्नेंट करेंगे, गर्भित करेंगे, और उसके भ्रूण को निकाल करके उस मादा में डालें। क्लियर? तो इसमें हम सबसे पहले 2 मादाएं सिलेक्ट करेंगे, जिसमें एक हमारी ऐसी मादा होगी जिसका या तो ओवम काउंट कम होगा, ओवम की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, या फिर और कोई डिफेक्ट होगा। उसके अलावा हम उसके पास में कोई ऐसी मादा देखेंगे जिसे हम दाता मादा कहेंगे, कि वो सब चीज़ से परिपूर्ण हो, परिपक्व हो। क्लियर? तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सुपर ओव्यूलेशन करेंगे, जिसमें हम एफएसएच हार्मोन को इंजेक्ट कराएंगे। उसको करने के बाद वो सुपर ओव्यूलेट होगी, और उसके अंडाणु जब पूरी तरह बन जाएगा तो उसके बाद हम स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि दोनों मादाओं को, ग्राही पे दाता मादा, दोनों की दोनों मादाओं को हम सेम टाइम पे हीट में लाएंगे। क्लियर? सेम टाइम पे हीट में आने के बाद तीसरा स्टेप क्या है, प्रजनन ब्रीडिंग। जो हमारी दाता मादा है इसको हम ब्रीड कराएंगे, चाहे एआई से कराएं या नेचुरल सेक्स कराएं, जैसे भी कराएं, हम इसको हम गर्भित करा देंगे, प्रेग्नेंट करा देंगे। ठीक है जी। इंसेमिनेट कराने के बाद जब लगभग गाय में 8 दिन और भैंस में 7 दिन जब हो जाएंगे और गर्भ एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा, उसको हम करेंगे कलेक्ट। तो हमारा चौथा स्टेप है भ्रूण संग्रहण, एम्ब्रियो कलेक्शन। उसकी विधियाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद जो हमने भ्रूण कलेक्ट किया है, एम्ब्रियो कलेक्ट किया है, उसको वैल्यूएशन करेंगे, यानी कि उसका हम जांच करेंगे उसकी कि जो हमने भ्रूण कलेक्ट किया है वो परिपक्व है, वो अच्छा है, जीवित है, उसके अलावा उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं ऐसा पता चले पूरी प्रोसेस हम कर लें और बच्चे का निर्माण ना हो, या फिर जो बच्चा हो वो डिफेक्टेड हो। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि भ्रूण का हम मूल्यांकन करेंगे, एम्ब्रियो का वैल्यूएशन करेंगे। उसमें क्या होगा, ताकि जब हम उसका ट्रांसप्लांट कर दें तो उसमें कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, कोई परेशानी ना आए। फिर उसके बाद लास्ट का स्टेप हमारा, उस भ्रूण को जांच करने के बाद ग्राही जो माता है हमारी, जिस माता के प्रॉब्लम थी, उसमें उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रत्यारोपण कर देंगे। यही हमारी प्रोसेस है भ्रूण प्रत्यारोपण। कितना क्लियर हो गया? एक बार और सुन लीजिए। भ्रूण प्रत्यारोपण में 2 ऐसी मादाएं होंगी जिनमें हम एक को कहेंगे दाता मादा, दूसरी को कहेंगे ग्राही मादा। ग्राही मादा वो मादा है जिसमें कुछ डिफेक्टेड हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। क्लियर? और दाता मादा वो है जिसमें परिपक्व है, सारे गुण हैं। इसी को हम अंडाणु यूज करेंगे, इसी को हम प्रेग्नेंट करेंगे, ब्रीड करेंगे, और जब इसमें भ्रूण का निर्माण हो जाएगा तो उस भ्रूण को कलेक्ट कर करके इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इतना क्लियर हो गया? क्या क्या स्टेप है हमारा? सबसे पहले हम जो दाता मादा है उसको सुपर ओव्यूलेट करेंगे हार्मोन्स इंजेक्ट करके। उसके बाद दोनों मादाओं को, दाता मादा व ग्राही मादा, दोनों मादाओं को हम सेम टाइम पे मध्यकाल में लाएंगे, यानी कि हीट में लाएंगे। उसके बाद हम इस मादा को, जो हमारी दाता मादा है, इसको हम प्रजनन करेंगे, इसको ब्रीड कराएंगे, इसको इंसेमिनेट कराएंगे। जब इसमें भ्रूण का निर्माण हो जाएगा तो उचित टाइम पर उस भ्रूण का कलेक्शन करेंगे, संग्रहण करेंगे। उसके बाद उस भ्रूण की जांच या मूल्यांकन करेंगे, ताकि भ्रूण में कोई कमी, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ताकि पूरी प्रोसेस करने के बाद हम निराश ना हो। क्लियर? और जब हम पाएंगे कि वो वैल्यूएशन अच्छा है, भ्रूण अच्छा है, उसका हम ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे, ग्राही मादा। इतना क्लियर? अब हम सारे के सारे स्टेप्स को डिटेल में 1 बाय 1 स्टेप वाइज पढ़ेंगे।
उससे पहले एक बार इनको नोट कर लीजिए। सबसे पहला फैक्ट, हमारी 2 मादाएं हैं, ये सारे स्टेप्स। अब इन 6 स्टेप्स को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में अच्छे से डायग्राम बना करके प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे कि कैसे भ्रूण को कलेक्ट किया जाता है, कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। थैंक यू। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, तो स्टेप सारे समझ में आ गए होंगे आपको। इसमें 2 मादाएं रहेंगी हमारी, एक जिसका हमें ओवम या अंडा यूज करेंगे, जिसको हम दाता मादा कहेंगे, जिसमें से बच्चे को बनाया जाएगा, उसको गर्भित करके, उसको ब्रीड करके उसमें बच्चे का भ्रूण का निर्माण होगा। दूसरी मादा होगी हमारी ग्राही मादा, यानी कि ग्रहण करने वाली, जिसमें दाता मादा से भ्रूण को निकाल करके ट्रांसप्लांट किया जाएगा। उसमें हम 6 स्टेप पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला स्टेप है सुपर ओव्यूलेशन। सुपर ओव्यूलेशन से मतलब यानी कि दाता मादा में कृत्रिम रूप से, बाह्य रूप से एक ऐसा हार्मोन दिया जाए जिससे कि वो ओव्यूट हो जाए, यानी कि अंडा का उत्सर्जन कर दे, अंडोत्सर्ग हो जाए। क्लियर है? यानी कि जब हमारा, जैसे मान लीजिए मध्यकाल पशु में लगभग 24 से 26 दिन का होता है, तो उसमें जब उसके 10 से 12 दिन के अंदर अंडा या ओवम का कंप्लीट परिपक्वन हो जाए, निर्माण हो जाए, उसके बाद हम उसमें FSH नाम से एक हार्मोन लगाएंगे। उस हार्मोन को लगाने के बाद हमारा जो मादा पशु है, जो दाता मादा है, वो अपने अंडे को उत्सर्ग कर देगी, छोड़ देगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अंडा ओवेरी से निकल करके अपना फीटस में आ जाएगा, जहाँ पर शुक्राणु उससे आके मिलेंगे। क्लियर? तो वही चीज़ है सुपर ओवुलेशन का मतलब है कृत्रिम रूप से या बाह्य रूप से FSH हार्मोन के द्वारा मादा पशु का या जो दाता पशु है उसका अंडोत्सर्ग कराना, अंडे का उत्सर्जन कराना। क्लियर? कब कराएंगे या फिर कब ये FSH हार्मोन लगाएंगे हम? तो वो लगाएंगे स्ट्रेस के या मध्यकाल स्टार्ट होने के लगभग 10 से 12 दिन बाद। 10 से 12 दिन बाद ही क्यों? ताकि तब तक वो अंडा ओवम पूरी तरह डेवलप हो जाए। क्लियर? और इसके लगभग 48 घंटे बाद हम लगाएंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन। वो क्यों लगाया जाएगा? ताकि उस टाइम पे गाय अपनी हीट में आ सके। सबसे पहले हमने FSH हार्मोन लगाया ताकि जो उसके अंदर अंडा बना हुआ है, अंडाणु बना हुआ है, वो एब्यूलेट होकर के और फीटस में आ जाए। क्लियर? उसके 48 घंटे बाद हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स लगा रहे हैं। क्यों? ताकि हमारी जो गाय है वो हीट में आ सके। हीट में आना आपको हम बता चुके हैं, तो हीट में आ जाएगी। उसके लगभग 1 दिन बाद फिर हम ग्राही माता, जो हमारी ग्रहण करने वाली माता, उसको भी हीट में लाएंगे। तो यही प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप सुपर ओवुलेशन, यही मैंने इसमें लिखा। इसमें बाह्य FSH हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया करवाई जाती है। दाता मादा में स्ट्रेस के या मध्यकाल के लगभग 10 से 12 दिन बाद में FSH हार्मोन को लगाते हैं और इसके लगभग 48 घंटे बाद में प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन को लगाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन क्या काम आता है? ये मादा को हीट में लाने के काम आता है। क्लियर? तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम सेकंड स्टेप पर चलेंगे, जिसमें हम दोनों पशुओं को, ग्राही मादा पशु को हीट में लाएंगे। क्लियर? तो एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, तो हमने स्टेप 1 में क्या किया कि जो हमारी दाता मादा है, जिसका हम अंडाणु यूज करने वाले हैं, जिसको हम गर्भित करने वाले हैं, उसको सुपर ओव्यूलेट कराया, उसका सुपर ओव्यूलेशन कराया। किसके द्वारा? FSH हार्मोन के द्वारा। ठीक है जी। तो सेकंड स्टेप है हमारा जो है स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन। इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का जो हार्मोन है, इसको दाता मादा को सर्वप्रथम लगाएंगे। इससे क्या होगा? इससे वो मादा हीट में आ जाएगी, यानी कि जो मादा हमारी, जिससे हम ओवम यूज करने वाले हैं, वो हीट में आ जाएगी। हीट में आने का मतलब वो प्रजनन के लिए तैयार हो जाएगी, ब्रीड के लिए तैयार हो जाएगी। क्लियर? उसके लगभग 1 दिन बाद, 24 घंटे बाद, हम जो हमारी ग्राही मादा है उसको प्रोस्टाग्लैंडिन्स लगाएंगे ताकि वो उसके थोड़ी देर बाद, 1 दिन बाद हीट में आए। क्लियर? तो मोटा मोटा स्टेप 2 में
हम दाता व ग्राही दोनों मादाओं को एक साथ हीट में लाएंगे, किसके द्वारा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन के द्वारा। ठीक है जी। फिर हमारा फोर्थ जो थर्ड स्टेप है वो है प्रजनन या ब्रीडिंग। इसमें क्या करेंगे? इसमें हम दाता मादा को जब वो हीट में आ चुकी है, किसके द्वारा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन के द्वारा जब वो हीट में आ गई है, तो उसको या तो कोई वांछित गुणधर्मों वाला, लक्षणों वाला, यानी कि जो हमारी डिजायर है कि हमें ऐसा गाय या सांड चाहिए, उस सांड के द्वारा नेचुरल रूप से उसको करीब लाएंगे और वो प्रेग्नेंट करवाएंगे, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या एआई के द्वारा उसको हम गर्भित करेंगे या प्रेग्नेंट कर देंगे। क्लियर? जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तब तक जो हमारी ग्राही माता है जिसमें हम भ्रूण का ट्रांसफर करने वाले हैं, वो भी हीट में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके एक दिन बाद हमने उसको प्रोस्टाग्लैंड्स दिया था। क्लियर? तो स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे? दोनों की दोनों मादाओं को प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन के द्वारा एक साथ हीट में लाएंगे, पहले दाता मादा को, उसके बाद ग्राही मादा को। क्लियर? और उसके बाद हम जो दाता मादा है उसको हम प्रेग्नेंट करेंगे, ब्रीड करेंगे, उसका प्रजनन करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? दोनों ही ऑप्शन है हमारे पास। या तो हमारे पास अच्छी क्वालिटी का, उच्च गुणधर्मों वाला, वांछित गुणधर्मों वाला कोई सांड है तो उसके साथ नेचुरल रूप से हम उनको करीब ला करके हम उनको प्रेग्नेंट करा सकते हैं, या फिर एआई के द्वारा, किसी डॉक्टर या चिकित्सक के द्वारा हम उसको प्रेग्नेंट करा सकते हैं। क्लियर? तब तक हमारी जो सेकंड मादा है, ग्राही मादा है, वो हीट में आ जाएगी। उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है कौन सा? भ्रूण का कलेक्शन, भ्रूण का संग्रहण। उसमें हम पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हम भ्रूण का कलेक्शन करते हैं। ठीक है जी, वही लिखा हुआ है। स्टेप सेकंड है हमारा स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन। स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन में क्या होगा? दाता एवं ग्राही मादा को हम एक साथ हीट में लाएंगे। उसके बाद इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हार्मोन है, जो कि हीट के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? हीट में लाने के लिए। क्लियर? तो इसको पहले मादा में लगाएंगे। कौन सी मादा में? दाता मादा में। उसके एक दिन बाद ग्राही मादा में लगाएंगे। क्लियर? तो दोनों के दोनों हमारी हीट में आ गए। स्टेप थर्ड है हमारा प्रजनन। प्रजनन किसका कराएंगे हम? जो हमारी दाता मादा है उसका। कैसे कराएंगे? वांछित लक्षणों वाले सांड से नेचुरल रूप से, या फिर एआई के द्वारा उसको प्रेग्नेंट करा देंगे। तब तक हमारी ग्राही मादा भी मध्यकाल में आ जाएगी, हीट में आ जाएगी। अब हम पढ़ेंगे क्या कि भ्रूण का कलेक्शन कैसे करेंगे। वो थोड़ी लंबी प्रोसेस है, एक बार अच्छे से प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूँगा, समझिए। उसके बाद छोटा सा एक जांच करेंगे भ्रूण की, जो मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद सीधा सीधा उस भ्रूण को जो हमने कलेक्ट किया उसको ट्रांसफ़र करोगे। अब नेक्स्ट स्टेप, जब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं पढ़ाता हूँ आपको कलेक्शन। तो जी हमने स्टेप 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 में जा करके जो हमारी दाता पशु है, दाता मादा है, उसको ब्रीड भी करा दिया, उसको गर्भित करा दिया। गर्भित कराने के लगभग 8 दिन बाद, 8 दिन बाद गाय में, और अगर भैंस है तो 7 दिन बाद लगभग उसको हम क्या करेंगे? भ्रूण का कलेक्शन किया जाता है, एम्ब्रियो का संग्रहण किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है। क्लियर सी बात है। अब उसके लिए क्या करेंगे? इसमें एक केमिकल का यूज किया जाता है, एक लिक्विड का यूज किया जाता है, जिसको कहते हैं हम पीबीएस फ्लूइड, यानी कि फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? पीबीएस, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन, पीबीएस। इसको क्या करेंगे? एक 3 वे कैथेटर होता है, यानी कि एक स्टैंड टाइप होता है, उसमें 3 वे से, यानी कि एक डिब्बा ऊपर होगा, एक तरफ से हम पीबीएस को अंदर गर्भाशय में ट्रांसफर करेंगे, और दूसरी तरफ से एम्ब्रियो जो दबाव उस लिक्विड से भरता जाएगा, तो उसके साथ में जब वो एम्ब्रियो बाहर आएगा तो उससे हम कलेक्ट करेंगे, संग्रहण करेंगे। तो 3 वे कैथेटर, यानी कि एक ऐसा रास्ता जिसमें से हम पीबीएस सॉल्यूशन को अंदर मादा में ट्रांसफर कर रहे हैं, दूसरा जो मादा के अंदर गया हुआ है, तीसरा जिससे हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसको हम 3 वे कैथेटर बोलते हैं, यानी कि एक मान लीजिए ऐसे, यहाँ से हम पीबीएस सॉल्यूशन को मादा की तरफ इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और इधर की तरफ से हम जो भ्रूण निकल रहा है, भ्रूण के साथ में जो हमारा सॉल्यूशन भी आ रहा है, उसको हम यहाँ पे कलेक्ट करने लग रहे हैं। क्लियर सी बात है। तो इसको हम 3 वे हो गया ना, एक तरफ से हम डाल रहे हैं,
एक तरफ से हम निकाल रहे हैं, दूसरा जो हमारे मादा की योनि में गया हुआ है। तो 3 वे कैथेटर की सहायता से हम पीबीएस सॉल्यूशन को, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन, इस द्रव को, इस फ्लूइड को हम मादा के गर्भाशय में ट्रांसफ़र करेंगे। उससे जब वो भर जाएगा तो उसके साथ में भ्रूण तथा जो एक्सेस बेज है वो निकलता जाएगा और उसको हम कलेक्ट करेंगे। इसको हम अच्छे से डायग्राम बनाकर कलेक्ट करेंगे। फिलहाल इतना ध्यान दीजिए कि भ्रूण संग्रहण में एक सबसे पहली बात, दाता मादा से लगभग, अगर भैंस है, गाय है तो 7 दिन बाद, और अगर भैंस है तो लगभग 6 दिन बाद हम उसको भ्रूण को कलेक्ट करेंगे, संग्रहण करेंगे। किसके द्वारा? पीबीएस सॉल्यूशन के द्वारा, पीबीएस द्रव के द्वारा, फ्लूइड के द्वारा। क्लियर? तो इसको एक बार देख लीजिए। भ्रूण संग्रहण का मतलब है इसमें प्रजनन के 7 दिन बाद, यानी कि जो हमने दाता मादा को ब्रीड कराया था, गर्भित कराया था, चाहे वो सांड से कराया हो या एआई के द्वारा कराया हो, उसके लगभग 6-7 दिन बाद, अगर गाय है तो 7 दिन बाद, अगर भैंस है तो 6 दिन बाद भ्रूण का संग्रहण किया जाता है। क्लियर? इसमें किसका यूज किया जाता है? इसमें हम पीबीएस का, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन का यूज करते हैं। किसके द्वारा? 3 वे कैथेटर की सहायता से, और दूसरी तरफ से मादा के जो भ्रूण है उसका कलेक्शन किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। एक बार इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम करेंगे पूरा का पूरा डायग्राम बना करके कि कैसे हम फ्लूइड को अंदर डालेंगे, किस प्रकार से भ्रूण बाहर आएगा, वो सब जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो हम स्टेप 4 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम 6 स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने एफएसएच हार्मोन को ग्राही माता को, या जो दाता मादा को, जिस मादा का हम अंडाणु यूज करने वाले हैं, जिसके अंदर हम ब्रीड करने वाले हैं, उस मादा को हमने एफएसएच हार्मोन लगाया, जिसकी वजह से उसने अपने अंडे का उत्सर्ग कर दिया, अंडोत्सर्ग हो गया। ठीक है जी। उसके बाद हमने प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन लगाया दोनों मादाओं को, ताकि दोनों की दोनों ग्राही व दाता मादा हीट में आ सकें, मध में आ सकें। उसमें थोड़ा सा अंतर रखा, जो दाता मादा थी उसको थोड़ा पहले लगाया, और 1 दिन बाद हमने ग्राही माता को प्रोस्टाग्लैंडिन लगाया। क्लियर? जब वो दोनों की दोनों मादा जब हीट में आ गई, तो उसके बाद हमने दाता मादा को हमने ब्रीड कराया, चाहे वो सांड से कराएं, वांछित गुणधर्मों वाले से, या फिर हम आर्टिफिशियल रूप से एआई के द्वारा कराएं। ठीक है जी, ब्रीड हो गया। अब जब प्रजनन हो गया, ब्रीड हो गया, तो सीधी सी बात है भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। तो लगभग 6 दिन बाद गाय में, और लगभग भैंस में, और 7 दिन बाद गाय में, उसको बाद उस भ्रूण को हम करेंगे कलेक्ट, संग्रहण। ठीक है जी। संग्रहण करने के लिए एक हम यूज करेंगे किसका? फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन का, पीबीएस का। ठीक है जी। उसके लिए कैसे हम उसको मादा के अंदर डालेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। मान लीजिए ये मेरी गाय या भैंस का आंतरिक जननांग है, जिसमें ये गुदादार हो गई और अंदर जा कर के लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जैसे बोलते हैं, उसमें खुल जाएगी। ये हमारी जो योनि का बाहरी द्वार है, यानी कि बोलें तो योनि का जो आउटर है वो पार्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा योनि। अच्छा, उसके अंदर क्या होगी? योनि, वेजाइना। क्लियर? वेजाइना जा करके कहाँ खुलेगी? सर्विक्स में। सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स हमारा यूटेरस का गर्दन होती है, यानी कि गर्भाशय की जो गर्दन है, जहाँ से योनि के साथ वो जुड़ी रहती है, उसको हम बोलते हैं सर्विक्स। क्योंकि हमने जब एआई पढ़ रहे थे तब कई बार सुना था कि जो हम एआई के द्वारा स्पर्म को, शुक्राणु को छोड़ते हैं, उसको कहाँ छोड़ते हैं? उसको हम सर्विक्स में छोड़ते हैं। सर्विक्स क्या होता है? ये यूटेरस या गर्भाशय की गर्दन होती है, जहाँ पर जैसे योनि द्वार हो गया, योनि द्वार जा करके, ये पूरी योनि द्वार जा करके जब यूटेरस में खुलेगा तो उसकी जो पार्ट है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। क्लियर? ये पूरा क्या हो गया हमारा? यूटेरस या गर्भाशय। क्लियर? और ये हमारे क्या है? ओवेरी, मतलब अंडाशय, जहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है, अंडे बनते हैं अंडाशय। क्लियर? ये क्या है हमारा? ये हमारा फीटस है, जो कि उस 6-7 दिन के अंदर जितना उसमें विकास होकर के
भ्रूण बना है, एम्ब्रियो बना है, वो है। अब ये हमारी मशीन है जिसको हम 3-वे कैथेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम 3-वे कैथेटर। क्लियर? 3-वे क्यों बोलते हैं? एक वे से हम फ्लूइड को, द्रव को अंदर डाल रहे हैं, दूसरे वे से हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, और तीसरा जो कि मादा के अंदर गया हुआ। तो 3-वे हो गया ना, 3 रास्ते हो गए ना। एक रास्ता जिसके द्वारा फ्लूइड आ रहा है, दूसरा रास्ता जिसके द्वारा मादा के अंदर है, और तीसरा वाला जिससे हम भ्रूण का और एक्सेस वेज का कलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो इस मशीन में या इस 3-वे कैथेटर में क्या होता है, सबसे ऊपर हमारा एक पॉट होगा, पात्र होगा, जिसमें जो हमारा क्या है, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन है, पीबीएस है। मैं लिख देता हूँ, इसमें क्या भरा होगा, हमारा पीबीएस भरा होगा। ठीक है? जो हमारा पीबीएस है वो इन होगा किसके द्वारा? योनि में जो हमारी ये नलिका जा रही है, कैथेटर की जो नलिका जा रही है, वो हमारी पूरी योनि से होकर के गर्भाशय में गई। गर्भाशय में इसका एक बल्ब नुमा संरचना होती है, गर्भाशय की नहीं, इस कैथेटर की। क्यों? ताकि जब हम इसमें द्रव डालेंगे नली के द्वारा, तो द्रव का फ्लश जो है वो पूरा का पूरा गर्भाशय में हो, लेकिन वो वापस ना जाए तब तक कि पूरा दबाव ना हो। तो उस दबाव को बनाने के लिए कैथेटर की बल्ब जो है ये रास्ते को सील कर देती है गर्भाशय के को। ठीक है? तो इस जो बल्ब है इसके द्वारा पूरा गर्भाशय का रास्ता ब्लॉक हो गया, और इसमें अब जो द्रव डाल रहे हैं, पीबीएस डाल रहे हैं, वो पूरा का पूरा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर? और जब वो गर्भाशय के अंदर बढ़ जाएगा तो उसके बाद उसमें दबाव बनेगा, तो ये पूरे के पूरे एम्ब्रियो को और साथ में एक्सेस पेज को धीरे 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 निकलता रहेगा दूसरी नलिका से, और निकल करके यहाँ पर हमारा कलेक्ट होगा। यहाँ पर एक फिल्टर लगा होता है जिसमें से जो फालतू की चीज़ें हैं, जो हमने द्रव डाला है, वो भी बाहर आ रहा होगा उसके साथ में, वो सब छन छन के बाहर जाता रहता है, और जो हमारा भ्रूण है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। तो हमारा मोटा मोटा कहें तो ये है हमारा 3-वे कैथेटर, जिसका यूज करते हैं हम एम्ब्रियो के कलेक्शन के लिए, भ्रूण के संग्रहण के लिए। इसमें सबसे पहले योनि द्वार में इसकी एक नलिका जाती है जिसमें लास्ट में एक बल्ब लगा रहता है, ताकि गर्भाशय के यूटेरस के मार्ग को अवरुद्ध कर सके, सील कर सके। ठीक है जी? इसमें हमारा फ्लशिंग फ्लूइड जो कि है हमारा फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन पीबीएस, वो भरा रहता है। उस बफर सॉल्यूशन को हम फ्लश करेंगे दबाव के साथ मादा की योनि के द्वार से होते हुए सीधे यूटेरस में। अब जो वो फ्लूइड यूटेरस में भरता जाएगा, तब उसमें से दबाव के बाद वो वापस से फ्लश होगा, किसके? एम्ब्रियो भी साथ में आएगा, एम्ब्रियो और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा वो, और जिसको हम कलेक्ट करेंगे कहाँ पे? इस कंटेनर में, जिसको बोलते हैं कलेक्शन कंटेनर। इसमें फिल्टर लगे होते हैं जिसमें से जो फालतू की चीज़ें हैं, जो फ्लूइड है, वो सब नीचे इकट्ठा रहता है, जिसको बोलते हैं कंटेनर फॉर एक्सेस फ्लूइड। और ये प्रोसेस पूरी है जिसमें से हमारा जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम ऐसे देखते हैं। क्लियर? तो दोबारा समझा देता हूँ। ये हमारी मादा का अंदर का शरीर है जिसमें एक गुदाद्वार है जो सीधा लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में खुलेगा, और ये हमारी योनि है जो योनि द्वार से होते हुए सीधी गर्भाशय में खुलेगी, और इस पार्ट को जहाँ से योनि और गर्भाशय मिलते हैं उस पार्ट को बोलते हैं हम सर्विक्स। क्लियर? ग्रीवा। और अंदर चला गया वो फ्लूइड को, ताकि बाहर ना निकले जब तक कि पूरा प्रेशर ना बन जाए, उसको हम बल्ब से ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने के बाद जब वो फ्लूइड प्लस होने के बाद प्रेशर से बाहर निकलेगा, आउट होगा, तब हम इसको कलेक्ट करेंगे इस कंटेनर में, जिसमें फिल्टर लगे होते हैं जो एक्स्ट्रा वेज को, फालतू के बाद जो फ्लूइड है उसको बाहर निकाल देता है, एम्ब्रियो को कलेक्ट कर लेता है यहाँ पर। क्लियर? तो एक बार मेरे हिसाब से समझ में आ ही गया होगा। इसमें हम कौन से द्रव का यूज करेंगे? इसमें हम पीबीएस यानी कि फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन का यूज करेंगे, जिसे हम 3-वे कैथेटर की सहायता से मादा के गर्भाशय के अंदर फ्लश करेंगे, दबाव के साथ डालेंगे, जिससे वो गर्भाशय को लेकर के गर्भाशय के साथ में बाहर निकलेगा, जिसको हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। क्लियर? एक बार चोर का सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार बता दीजिएगा, मैं वापस से समझा दूंगा, और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। क्लियर?
और भी सुनना है तो फिर से सुन लीजिए। कुछ नहीं है, इसमें हमें पीबीएस फ्लूइड, जिसको हम फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन बोलते हैं, उसको कैसे भी करके मादा के गर्भाशय में, यूटेरस में भेजना है। उसके लिए हम यूज कौन सी मशीन करते हैं? 3-वे कैथेटर, जिसमें हम प्लस करेंगे अपने फ्लूइड को नली के माध्यम से जो बल्ब से बंद की हुई है, और जब ये पूरा गर्भाशय हमारा भर जाएगा फ्लूइड से, तो दबाव के साथ दूसरी नलिका से बाहर निकलेगा, आउट होगा। आउट होने के बाद हम इस कंटेनर में उसको कलेक्ट करेंगे, जिसमें एम्ब्रियो यहीं रह जाएगा, बाकी का फिल्टर होकर के बाकी का द्रव, बाकी की चीज़ें यहाँ पर इस कंटेनर में कलेक्ट हो जाएंगी। क्लियर? चलिए नोट कीजिए, फिर हम पढ़ेंगे क्या। अब हम जो ओवेरी कलेक्ट किया है, जो हमने फीटस या फिर एम्ब्रियो जो कलेक्ट किया है, जो हमने भ्रूण कलेक्ट किया है, जो कि हमारे पास आ गया है, उसकी हम जांच करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि वो पूरा परफेक्ट है, उसमें कोई डिफेक्ट या कमी तो नहीं है, ताकि हम आगे ट्रांसप्लांट कर दें तो कोई दिक्कत ना है। ठीक है जी, एक बार नोट कर लो। हाँ जी, तो विभिन्न स्टेप के द्वारा जब हम 1 बाय 1 चल रहे थे, तो हम फाइनली पहुंचे थे कि हमने दाता मादा से जो भ्रूण को 6 से 7 दिन बाद कलेक्ट कर लिया था, संग्रहण कर लिया था, उसकी विधि को अच्छे से समझ लिया। उसके बाद जो हमने भ्रूण हमारे पास आया है, जो हमने संग्रहित किया है, उस पर हम करेंगे जांच, उस पर टेस्ट। ठीक है जी, जिसको बोलते हैं भ्रूण का मूल्यांकन, या बोले तो वैल्यूएशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है जी, तो वैल्यूएशन ऑफ एम्ब्रियो। क्लियर? इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सिंपल जो एक स्टेरियोजोन नाम से एक माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप जानते हैं ना, जिसके द्वारा हम जांच करते हैं कि कितने स्पर्म हैं, कितने क्या है, वो सब साइंटिस्ट को देखा हो। तो उस माइक्रोस्कोप के द्वारा हम क्या करेंगे, उस भ्रूण की जांच करेंगे कि भ्रूण पूरी तरह कंप्लीट है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है जब हम उस प्रोसेस में उसको कलेक्ट कर रहे थे तो उसका कुछ पार्ट वहीं रह गया हो, या विकृत हो गया हो, कुछ डिफेक्ट आ गए हों, यानी कि उसकी जांच करना ही कहलाता है भ्रूण मूल्यांकन। क्लियर? तो वही मैंने लिखा है, इसमें स्टेरियोजोन माइक्रोस्कोप की सहायता से भ्रूण को जांचा जाता है, जिसे भ्रूण का मूल्यांकन कहते हैं। अब जब भ्रूण की जांच हो गई, हमें पा लिया कि हमारा जो भ्रूण है वो कंप्लीट है, स्वस्थ है और अच्छे से है, उसके बाद हम उसका करेंगे फाइनली ट्रांसफ़र की सिंपल सी विधि कि जो हमारी ग्राही मादा है, जिसको हमने प्रोस्टाग्लैंडिन्स लगाया था दाता मादा के 1 दिन बाद, अब वो भी मद में स्ट्रेस में आ गई होगी, मद का मतलब हीट में आ गई होगी, जब उसमें हम उसके योनि के द्वारा जाकर के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, जहाँ पर उसकी दीवार में जाकर के वो लग जाएगा, प्रत्यारोपित हो जाएगा। और जब अपने पूरे गर्भकाल के बाद 8 से 9 महीने में जब पूरी तरह डेवलप हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तो नॉर्मली जैसे बच्चों की डिलीवरी होती है, बछड़ों की डिलीवरी होती है, वैसे उसकी डिलीवरी हो जाएगी और हमारा बच्चा आ जाएगा। क्लियर? तो ये प्रोसेस थी हमारी कंप्लीट कि पशुओं में भ्रूण का ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है वो। ठीक है जी, तो क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी हमें? इसलिए ज़रूरत पड़ी कि कई मादाओं में जो उसका अंडाणु है, जो उसका अंडा है, ओवम है, वो पूरी तरह डेवलप नहीं होता। डेवलप होता है तो वो निषेचन के लिए तैयार नहीं होता, या फिर उसका गर्भाशय उसको सपोर्ट नहीं करता है कि उसका अंडा निषेचित हो सके, फर्टिलाइज हो सके। क्लियर? तो उस स्थिति में हम एक ऐसी गाय देखते हैं जो पूरी तरह विकसित हो, उसके में कोई कमी ना हो, उसको हम कहते हैं दाता मादा। क्लियर? उसको हम FSH हार्मोन के द्वारा सुपर ओव्यूलेशन कराएंगे, उसका अंडोत्सर्ग कराएंगे। अंडोत्सर्ग कराने के बाद उसको प्रोस्टाग्लैंडिन्स लगा करके हीट में लाएंगे। उसके 1 दिन बाद हम ग्राही मादा में हम एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स लगा देंगे, ताकि वो भी उसके थोड़े दिन बाद हीट में आ जाए। क्लियर? हीट में आने के बाद उसको हम कराएंगे क्या, गर्भित, उसको ब्रीड कराएंगे, चाहे हम नेचुरली रूप से सांड से गर्भित करा दें या फिर AI के द्वारा आर्टिफिशियल रूप से गर्भित करा दें। उसके लगभग 6 से 7 दिन बाद जब बच्चा बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, उसको हम 3-वे कैथेटर की सहायता से उसको कलेक्ट करेंगे, संग्रहित करेंगे, फिर उसकी जांच करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और उसको ग्राही माता में ट्रांसफ़र कर दें। ये सारी प्रोसेस थी। अब हमारे ऐसे टॉपिक्स ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे इस सीरीज में मुर्गी पालन
पोल्ट्री फार्म कि ऐसी कौन सी मुर्गियां हैं जिनको हम अंडों के लिए पालते हैं, जिनको हम मांस के लिए कौन सी को पालते हैं, ऐसी कौन सी मुर्गियां हैं जिनसे हम दोनों चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, उनका पोषण किस प्रकार से होता है, वो सब चीज़ें। ठीक है जी। उसके अलावा 10th क्लास की साइंस की पूरी स्ट्रेटेजी तैयार है और हम उसकी क्लासेस जब डालना स्टार्ट करेंगे, आपके घर में जो भी भाई बहन, छोटे चचेरे मेरे भाई बहन हों, उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा कि अब हमारे सर क्लास 10th भी पढ़ाएंगे। और मैं वादा करता हूँ पूरी जो भी, या तो पढ़ाऊँगा नहीं, अगर पढ़ाऊँगा तो उसको पूरी रिसर्च के बाद अच्छे से विद इन ट्रिक्स के माध्यम से अच्छे अच्छे तरीक़ों से आपको पढ़ाऊँगा, ताकि यहीं पर आपको सब कुछ याद हो सके। क्लियर? तो हमारे लगभग पशु परिचय पेपर बी के लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। अब बाकी लड़ाई रह रही है 30 क्वेश्चंस की, उसको भी पूरा करें। थैंक यू, धन्यवाद। कृपया सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है फिलहाल, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.